हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, अब तक हम आपको 4 चैप्टर बॉटनी में और 3 चैप्टर जूलॉजी में कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एग्जाम की दृष्टि से भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार बोर्ड की एग्जाम्स के अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या कई बार आपसे इसमें से एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या डेस्क्राइब टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, इस चैप्टर पर आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज की हम क्लास में हम आपको बताएंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके बाद हम आपसे बात करेंगे रुधिर का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड या केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट these 3 main topics in this chapter. So let us start about the blood circulatory system of human. Is it right? Okay students. लेसन नंबर है हमारा ये 24, जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है मीनिंग ऑफ ब्लड या डेफिनेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, इस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, आइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है। ठीक है, आपको हमने बताया कि जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना है और कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण करती है। ऊतक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। अंग मिलकर के तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण, जिसमें से एक ही प्रमुख तंत्र है जिसका नाम है रुधिर परिसंचरण तंत्र। आप जानते हो कि जीवों के शरीर के अंदर जीवों के शरीर को कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों के शरीर को कोशिका की संख्या के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। जीवों के शरीर में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जीवों को कोशिका की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक को हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव
एक कोशिकीय जीव जिनको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जीवों को कोशिका की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देखिए, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं इन पर हम आपसे थोड़ा सा चर्चा करने वाले। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो वातावरण के साथ, ठीक है, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो वातावरण के साथ क्या बनाए रखते हैं? सहसंबंध बनाए रखते हैं। क्या बनाए रखते हैं? सहसंबंध बनाए रखते हैं। एक कोशिकीय जीव वातावरण के साथ क्या बनाए रखते हैं? सहसंबंध बनाए रखते हैं। ठीक है, या उनके साथ सह अस्तित्व बनाए रखने का क्या करते हैं? कार्य। ये एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, ठीक है, ये एक कोशिकीय जो जीव होते हैं ये क्या काम करते हैं? ऑक्सीजन, और ये एक कोशिकीय जो जीव होते हैं ये ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को सीधे ही क्या कर लेते हैं? वातावरण से ग्रहण कर लेते हैं। ऑक्सीजन और जो पोषक पदार्थ होते हैं उन पोषक पदार्थों को सीधे ही वातावरण से क्या कर लेते हैं? सीधे ही वातावरण से क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। एक कोशिकीय जीव सीधे ही वातावरण से ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो अपशिष्ट पदार्थ इनके शरीर के अंदर बनते हैं उनको ये सीधे ही वातावरण के अंदर क्या कर देते हैं? बाहर निकाल। इसका मतलब मैंने आपको पहली लाइन इसलिए बोला था कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनका वातावरण के साथ क्या पाया जाता है? सह संबंध पाया जाता है, या वातावरण के साथ वो सह अस्तित्व के रूप में क्या है? पाया जाता है। हम ये कहने का मतलब ये है कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो ऑक्सीजन और पोषक जो पदार्थ होते हैं उनको सीधे ग्रहण कर लेते हैं शरीर में, और सीधे ही वो शरीर से क्या करते हैं? वायुमंडल के अंदर, वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर देते हैं? मुक्त कर, छोड़ देते हैं। परंतु देखिए, जितने भी बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, इसमें बात कर रहे हैं, जितने भी बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, ठीक है, इन बहुकोशिकीय जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं, बहुकोशिकीय जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं, ये वातावरण से सह संबंध बनाए नहीं रखती है, अर्थात इनका वातावरण से कोई संबंध नहीं होता है। बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं जो होते हैं वो वातावरण के साथ किसी भी प्रकार का इंटर रिलेशन नहीं रखती है, अंतर संबंध नहीं रखती है। जबकि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनका शरीर तो क्या करता है? उनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो सीधे ही वातावरण से क्या होती है? सह संबंधित होती है, या उनसे एक सह अस्तित्व बनाए रखने का कार्य करती है। परंतु बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं जो होती हैं वो वातावरण से सह संबंध स्थापित नहीं करती। क्या नहीं करती है? सह संबंध स्थापित नहीं करती। बात समझ में आ रही होगी मेरी अच्छी तरीके से। अतः ये जीव जो होते हैं वो क्या है? ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ, ठीक है, ऑक्सीजन और जो पोषक पदार्थ होते हैं, जल होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन होता है यानी कि ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं? निष्कासित करते हैं, यानी कि गैसों का क्या किया जाता है? विनिमय किया जाता है। पोषक पदार्थों को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। जल को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। तो ये ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, पोषक पदार्थ होता है, जल होता है, ठीक है, इनको क्या किया जाता है? शरीर से बाहर निकालने के लिए ये बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो शरीर से इनको क्या करते हैं? बाहर निकालने के लिए इनको एक विशेष तंत्र की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यानी कि पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए,
कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक विशेष प्रकार के तंत्र की आवश्यकता होती है। उसी तंत्र को क्या कहा जाता है? उसी तंत्र को क्या कहा जाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल देके यहाँ पे समझाया। ठीक है, अर्थात बहुकोश के जीव जो कोशिकाओं, यहाँ तो क्या है कि ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ होते हैं वो सीधे जीव की कोशिका के द्वारा या जीव के शरीर के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं एक कोश के जीवों में, और कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ जो उनके शरीर में बनते हैं, ठीक है, उनको सीधे ही शरीर से बाहर निकाल देते हैं एक कोश के जीव। परंतु जो बहुकोश के जीव होते हैं उनकी कोशिकाएं वातावरण से तो कोई संबंध बनाए नहीं रखती, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ या जल को वो ग्रहण किया जाता है, तो उनको ग्रहण कराया जाता है या प्रत्येक कोशिका तक इस ऑक्सीजन को या पोषक पदार्थों को या जल को पहुंचाने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रत्येक कोशिका के अंदर बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है या बने हुए उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनको उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार के तंत्र की आवश्यकता होती है। उसी तंत्र को क्या कहते हैं हम? उसी तंत्र को रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो उस तंत्र की यहाँ पर क्या होती है? एक आवश्यकता होती है। स्तनधारी जंतु होते हैं, मैमल्स होते हैं, ठीक है, या कुछ जटिल बहुकोशिकीय जीव होते हैं। स्तनधारी जंतु होते हैं या क्या होते हैं? कुछ बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, इनकी प्रत्येक कोशिका, स्तनधारी जंतु या कुछ जटिल बहुकोशिकीय जंतुओं की जो प्रत्येक कोशिका होती है, उस प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को, ऑक्सीजन, जल व पोषक पदार्थों को क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। वह उत्सर्जी पदार्थों को क्या किया जाता है? एकत्र करके उन्हें उत्सर्जी अंगों तक क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। क्या किया जाता है? उत्सर्जी अंगों तक उन कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या किया जाता है? पहुंचाने के लिए, शरीर से बाहर निकालने के लिए उनको अंगों तक क्या किया जाता है? पहुंचाने का कार्य जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है उस तंत्र को क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अभी भी हम इसकी परिभाषा को और भी हम क्या करते हैं? मॉडिफाइड करने जा रहे हैं, और वो परिभाषा हम कह सकते हैं किस तरीके से देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मानव का रक्त परिसंचरण पढ़ रहे हैं, इसलिए हम मानव पर ही देंगे। अर्थात इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में या इस प्रकार के तंत्र में, ठीक है, इस प्रकार के तंत्र में मानव में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, मानव में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थ, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ, पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ या स्रावी पदार्थों को शरीर तक क्या है? शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक या शरीर की एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाने व लाने की जो प्रक्रिया होती है, पहुंचाने की या लाने वाले तंत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रुधिर परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तो वह प्रक्रिया या वह तंत्र, वह प्रक्रिया या वह तंत्र जिसमें मानव में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थ, जल, उत्सर्जी पदार्थ, स्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने व लाने वाले तंत्र को क्या कहा जाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी कि मानव में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पोषक पदार्थ, जल, उत्सर्जी पदार्थ, स्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने व लाने के लिए, पहुंचाने के लिए व लाने के लिए, पहुंचाने के लिए और उनको लाने के लिए एक तंत्र होता है, जिस तंत्र को क्या कहा जाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र आप समझ में आ गया होगा। रक्त परिसंचरण तंत्र वह तंत्र जिसमें मनुष्य में ऑक्सीजन या मानव में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थ, जल,
उत्सर्जी पदार्थ स्रावी पदार्थों को शरीर की एक कोशिका से दूसरी कोशिका में या शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने व लाने वाले तंत्र को ही क्या कहा जाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। I think all of you understand about the definition of blood circulatory system. Is it right? देखिए, अगर आपके रक्त परिसंचरण तंत्र की परिभाषा समझ में आ गई तो अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं रक्त परिसंचरण के प्रकार। ठीक है, देखिए रक्त परिसंचरण कितने प्रकार का होता है इस पर हम आपसे बात करें। देखिए, हम इस टॉपिक को अगर हम इतना घुमा रहे हैं इसको हम सीधे बोल सकते हैं। ठीक है भाई, हम लोग क्या है कि ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस जब हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, अंतःश्वसन की क्रिया करते हैं या निःश्वसन की क्रिया करते हैं या इनहेलेशन की क्रिया करते हैं, तो ये ऑक्सीजन जो गैस होती है वो हमारे शरीर की संपूर्ण कोशिका तक पहुंचाया जाता है। तो किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है वो हम आपको श्वसन वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं और आपको हमने बताया कि हमारे फेफड़ों के अंदर वायु की कूपिकाएं होती हैं और ये वायु कूपिकाओं के अंदर क्या होता है? रक्त होता है। उस रक्त के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है? मिक्सअप हो जाती है। ठीक है, रक्त में जब ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है तो वो शुद्ध रुधिर जो होता है, ऑक्सीजनित जो रुधिर होता है, ठीक है, प्योर ब्लड जो होता है उसका परिवहन संपूर्ण शरीर के अंदर होता है। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन का परिवहन आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक क्या है? होता है। इसी तरीके से आपकी शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में क्या बनते हैं? अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और उन सब अपशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, तो उन सब अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो रक्त में क्या हो जाता है? मिश्रित हो जाता है और वो क्या है? रक्त जो अशुद्ध रुधिर होता है वो फेफड़ों में आ जाता है। ठीक है, यानी कि डीऑक्सीजनित रुधिर, जिसको इंग्लिश में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से जाना है। और वो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो वायु कूपिकाओं में भर जाता है। जैसे ही शुद्ध वायु अंदर प्रवेश करती है, शुद्ध वायु या ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश करती है तो वायु कूपिकाएं उन गैसों का क्या कर देती है? आदान प्रदान कर देती है और शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है और अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देती है? रक्त में से बाहर निकाल देती है। तो आपने देखा है कि ये रक्त है वो हमारे, आपको हमने एक एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से मानव में श्वसन की क्रिया होती है, यानी कि गैसों का जो विनिमय होता है वो गैसों का विनिमय में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? रक्त निभा रहा है, एक तरल पदार्थ निभा रहा है। वही तरल पदार्थ गैसों का विनिमय करता है, वही तरल पदार्थ पोषक पदार्थों को एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में या शरीर की संपूर्ण कोशिकाओं में पहुंचाने का क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है और उसे क्या क्या कह रहे हैं हम? रक्त परिसंचरण। इसलिए हमने बोला कि मानव में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उत्सर्जी पदार्थ, स्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने या उन्हें लाने वाले तंत्र को क्या कहा जाता है? पहुंचाने वाला तंत्र या लाने वाला जो तंत्र होता है उसी को रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। सेकंड बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं और उस बिंदु का नाम है रक्त परिसंचरण के प्रकार या परिसंचरण के प्रकार। रक्त परिसंचरण के प्रकार, टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी, रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार, टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है जिसको बोलते हैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र रक्त परिसंचरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र जिसको बोलते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है।
और दूसरा होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र इंग्लिश में होता है क्लॉज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। पहला प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। लेकिन हमने आपको इस संदर्भ में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में आपको 11th क्लास में भी आपको एक चैप्टर था, ठीक है, जिसमें हमने आपसे बात की थी कॉकरोच। आपको एक चैप्टर पढ़ाया था कॉकरोच, जिसको तिलचट्टा के नाम से भी आपको जाना जाता है। ठीक है। दूसरा आपको केंचुआ हमने आपको पढ़ाए हैं, तिलचट्टा, कॉकरोच। जब ये चैप्टर पढ़ाए थे तो वहां पे हमने रक्त परिसंचरण पर भी आपकी चर्चा की। ठीक है। हम यहाँ पर आपसे जो बात कर रहे हैं वो रक्त परिसंचरण, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है वो मोस्टली एकशेरुक प्राणियों के अंदर पाया जाता है, इनवर्टेब्रेट्स एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। एकशेरुक जंतुओं के अंदर क्या है पाया जाता है। खासतौर से आर्थ्रोपोडा संख्य और मोलस्का संख्य जंतुओं के अंदर खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा संख्य और आपको मैं बता रहा हूं मोलस्का संख्य जो जंतु होते हैं उनके अंदर खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है। आर्थ्रोपोडा संख्य के अंदर मोस्टली इंसेक्ट्स आते हैं। ठीक है। कीट वर्ग के कीट जंतु होते हैं, जिसमें आपका कॉकरोच मैंने आपको इसलिए बताया। मोलस्का में घोंघा आपने पढ़ाया, स्नेल्स आप लोगों ने पढ़ाया, यूनियो है, पाइला है। ठीक है। ये मोलस्का वर्ग के जंतु हैं। तो आर्थ्रोपोडा में मैं जैसे आपसे बात कर लेता हूँ जरा सी कॉकरोच के बारे में ही बात कर लेता। ठीक है। घोंघा है वो किस में आता है, मोलस्का संघ के जंतुओं के अंतर्गत है। ठीक है। तो कॉकरोच और घोंघा के अंदर क्या पाया जाता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए, कॉकरोच जो होता है उसमें रुधिर का जो प्रवाह होता है, ठीक है, कॉकरोच जो होता है उसमें रुधिर का प्रवाह जो होता है, उसमें रुधिर के प्रवाह के लिए सुविकसित रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती। कॉकरोच के अंदर रुधिर के प्रवाह के लिए सुविकसित क्या नहीं पाई जाती है, रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती। Well developed blood vessels is absent in cockroach or in arthropoda phylum animal। ठीक है। आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं उनके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, उन जंतुओं के अंदर मुख्य रूप से रुधिर, सुविकसित रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती। इसलिए इस कॉकरोच जो होता है या इस संघ के जो जंतु होते हैं, इस संघ के जंतुओं के शरीर के अंदर बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं, कोटर पाए जाते हैं। इन जंतुओं के शरीर के अंदर बड़े बड़े कोटर पाए जाते हैं। कोटरों को साइनस कहते हैं। बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं, कोटर पाए जाते हैं। ठीक है। और इन कोटरों को सामूहिक रूप से एक गुहा के नाम से जानते हैं। उस गुहा को हीमोसील गुहा के नाम से जाना जाता है। कौन सी गुहा के नाम से जाना जाता है, हीमोसील गुहा के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कॉकरोच के अंदर हीमोसील गुहा पाई जाती है। ठीक है। और ये हीमोसील गुहा के अंदर क्या है, कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होते हैं। क्या होता है, कोशिका होती है और ऊतक होती है। तो इनमें रुधिर जो होता है वो कोशिका और ऊतक, ठीक है, या इनके अंदर जो तरल पदार्थ के रूप में यानी कि जो रक्त होता है, ठीक है, वो कोशिका और ऊतकों के मध्य में से क्या होता है, प्रवाहित होता है। ठीक है। और ये क्या है कि श्वसन की क्रिया में यहाँ पर ये जो रक्त होता है इनके अंदर, यानी कि कॉकरोच के अंदर और घोंघा के अंदर, यानी कि स्नेल्स के अंदर, ये क्या है, रक्त परिसंचरण जो होता है वो श्वसन की क्रिया में सहायक नहीं होता।
ये रक्त के माध्यम से केवल कोशिकाओं के अंदर क्या पहुंचाता है, केवल पोषक पदार्थों को ही। जिनको पहुंचाता है, केवल भोज्य पदार्थों को या पोषक पदार्थों को पहुंचाने का काम करते हैं, तथा उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं उनको बाहर निकाल लेने का होता है सहायक। या हम कह सकते हैं कि यह केवल इन जंतुओं के अंदर, कॉकरोच के अंदर और घोंघे के अंदर भोजन और उत्सर्जित पदार्थों के संवहन के रूप में ही क्या होता है, सहायक होता है। श्वसन की क्रिया में क्या होता है, सहायक नहीं होता। अर्थात कॉकरोच के अंदर यहाँ पर किसी प्रकार की सुविकसित रुधिर वाहिनी नहीं पाई जाती। यहाँ पर रक्त कोटर पाए जाते हैं। इन रक्त कोटरों को सामूहिक रूप से हीमोसील गुहा कहते हैं। हीमोसील जो गुहा होती है वो कॉकरोच के अंदर श्वसन की क्रिया में सहायक नहीं होती है, बल्कि केवल भोजन और क्या है, उत्सर्जित पदार्थों के संवहन की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, उत्सर्जित पदार्थों को पहुंचाने का क्या करती है, कार्य। अर्थात खुला रक्त परिसंचरण तंत्र की परिभाषा क्या हुई कि ऐसा तंत्र, यानी कि यहाँ पे रुधिर जा रहा है रक्त कोटरों के अंदर खुले रूप में क्या है, यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार की रुधिर वाहिनी नहीं पाई जाती। यहाँ पर क्या नहीं पाई जाती है, सुविकसित रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती है। वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स इज एब्सेंट। ठीक है, इन ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। खुला रुधिर या खुला रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर सुविकसित रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती। अर्थात इस प्रकार के तंत्र में, इसकी परिभाषा ध्यान से सुनिए कि इस प्रकार के तंत्र में, ठीक है, इस प्रकार के तंत्र में जीवों के शरीर में, कौन से जीवों के शरीर में, कॉकरोच है या घोंघा है, अर्थात आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं और मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं, इन जंतुओं के शरीर में तरल जो द्रव होते हैं, तरल द्रव जो होते हैं वो कोशिका और ऊतकों के मध्य में से, कोशिका और ऊतकों के मध्य में से क्या होता है, प्रवाहित होता है। कोशिका और ऊतकों के मध्य में से क्या होता है, प्रवाहित होता है। तरल द्रव जो होता है वो कोशिका और ऊतकों के मध्य में से ही क्या होता है, प्रवाहित होता है। उसे रक्त परिसंचरण, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अर्थात यहाँ पर रक्त का परिवहन बंद नलिकाओं के अंदर नहीं होता है। एक बार मैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र की परिभाषा को रिपीट करने जा रहा हूं कि ऐसा तंत्र जिसमें जीवों के शरीर में, ऐसा तंत्र जिसमें जीवों के शरीर में तरल द्रव का मतलब है रक्त, रक्त जो होता है वो कोशिका व ऊतकों के मध्य में से क्या होता है, प्रवाहित होता है। अर्थात यहाँ पे रक्त का प्रवाह या रक्त का जो परिवहन होता है वो बंद नलिकाओं में नहीं होता है। इस प्रकार के रक्त परिसंचरण को खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। खुला रक्त परिसंचरण जो तंत्र होता है वो कॉकरोच यानी कि आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में और मोलस्का संघ के जंतुओं में पाया जाता है। खुला रक्त परिसंचरण आपको समझ आ गया होगा। अर्थात यहाँ पर रुधिर का परिवहन बंद नलिकाओं में, बंद रुधिर वाहिनियों में नहीं होता है, बल्कि उन जीवों के शरीर के अंदर, कोशिका और ऊतकों के अंदर तरल द्रव पदार्थ क्या होता है, प्रवाहित होता है। अर्थात वहां पे बंद रुधिर वाहिनियों का अभाव। यह होता है खुला रक्त परिसंचरण। अब बात करते हैं बंद रक्त परिसंचरण। देखिए एनीलिडा संघ के जो जंतु होते हैं जिसमें केंचुआ आपने नाम सुना होगा, ठीक है, फेरिटेमा फॉस्फोमूर के नाम से उसे जाना जाता है। एनीलिडा होता है या जितने भी स्तनधारी वर्ग के जंतु होते हैं, स्तनधारी वर्ग के जंतु होते हैं जैसे मानव है, खरगोश है, कुत्ता है, बंदर है, ठीक है, स्तनधारी एनीलिडा संघ के जंतु और स्तनधारी जो जंतु होते हैं उनमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र एनीलिडा और स्तनधारी जंतुओं के अंदर क्या है, पाया है। देखिए बंद रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, ऐसा तंत्र, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ऐसा तंत्र जिसमें
रक्त का परिवहन सुविकसित बंद नलिकाओं में होता है। किसमें होता है? सुविकसित बंद रक्त वाहिनियों में होता है। उसे क्या कहते हैं? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। ऐसा तंत्र जिसमें जीवों के शरीर में तरल द्रव का मतलब है रुधिर है या लसिका है, उसका प्रवाह सुविकसित बंद रक्त वाहिनियों में होता है। उसे क्या कहते हैं? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। सीधी परिभाषा हम बोलते हैं ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर का प्रवाह सुविकसित रुधिर वाहिनियों के माध्यम से होता है, उसे बंद रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे श्वसन में गैसों का क्या होता है? संवहन होता है। अर्थात रुधिर जो होता है, जो बंद रुधिर वाहिनियां होती है, ये बंद रुधिर वाहिनियां रुधिर को कोशिकाओं तक ले जाती है। ठीक है, ऊतकों तक ले जाती है। परंतु एक बात ध्यान रखनी है कि रुधिर जो होता है वो ऊतक व कोशिकाओं के सीधे संपर्क में नहीं आता। रुधिर जो होता है बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र में, जो रुधिर होता है वो सीधे ही कोशिका और ऊतकों के संपर्क में नहीं आता है। पहले रुधिर वाहिनियों में जाएगा। रुधिर वाहिनियों से वो कहां पर जाएगा? हमारे शरीर के स्पेसिफिक सेल्स के अंदर जाएगा, विशिष्ट कोशिकाओं के अंदर जाएगा, फिर ऊतकों के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि रुधिर का प्रवाह किसमें होता है? बंद नलिकाओं के अंदर क्या है? प्रवाहित होता है। ठीक है। सीधे क्या है? रुधिर जो होता है वो ऊतक और कोशिकाओं के सीधे संपर्क में नहीं आता। और बंद रक्त परिसंचरण जो तंत्र होता है, ये श्वसन में गैसों के संवहन की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है। देखिए, एक इंपोर्टेंट मैं आपको खास बात बताने जा रहा हूं कि संपूर्ण जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, संपूर्ण रक्त परिसंचरण तंत्र का जो निर्माण होता है वो भ्रूणीय अवस्था में, संपूर्ण रक्त परिसंचरण तंत्र का जो निर्माण होता है वो भ्रूणीय अवस्था में किसके द्वारा होता है? मीजोडर्म की कोशिकाओं से होता है। मीजोडर्म की कोशिकाओं के द्वारा होता है। आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में किस कोशिका से होता है? तो मीजोडर्म की कोशिकाओं से होता है। भ्रूणीय अवस्था में आपको पता है गैस्ट्रुलेशन अवस्था में 3 कोशिकाएं बनती हैं। भ्रूण का जब परिवर्तन होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इन्हीं मीजोडर्म की कोशिकाओं से रक्त परिसंचरण तंत्र का क्या होता है? निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण। एक बार फिर आपको मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं, जो आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र ऐसा तंत्र जिसमें रुधिर का प्रवाह बंद नलिकाओं में नहीं होता है, बल्कि रुधिर का जो प्रवाह होता है वो, या तरल द्रव का जो प्रवाह होता है वो कोशिका और ऊतकों के माध्यम से होता है। कोशिका व ऊतकों के मध्य में प्रवाहित होता है, उसे खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र ऐसा तंत्र जिसमें रुधिर का प्रवाह बंद रुधिर वाहिनियों के द्वारा होता है, उसे बंद रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के जंतुओं में पाया जाता है, जबकि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र एनिलिडा और स्तनधारी वर्ग के जंतुओं के अंदर क्या है? पाया जाता है। इज इट क्लियर? इसके बाद हम आपसे बात करने जा रहे हैं। अब तक हम आपको 2 टीचिंग पॉइंट्स पढ़ा चुके हैं। मीनिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट, सेकंड टॉपिक था हमारा टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार, और आपको बता दिया रक्त परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। इज इट राइट? देखिए, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं और वो है हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड। रुधिर का रासायनिक संगठन केमिकल कंपोजिशन
ऑफ ब्लड, रुधिर का रासायनिक संगठन। देखिए आज केवल हम आपको इसका फ्लो डायग्राम बताएंगे, ठीक है। बाकी इस पर डिटेल से हम जो चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं, ठीक है, उन पर हम आपसे बात करें। देखिए रुधिर जो है वो तरल संयोजी ऊतकों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। रुधिर जो होता है वो तरल संयोजी ऊतकों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। तरल संयोजी ऊतकों से, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के क्या होता है, लिक्विड, ठीक है, तरल संयोजी ऊतकों से रुधिर क्या होता है, बना है। यह एक श्याम तरल होता है, ठीक है। श्याम का अर्थ होता है विस्कस, विस्कस श्यामता आपने पढ़ी होगी। तो ये कैसा द्रव होता है, एक श्याम प्रकार का क्या होता है, तरल पदार्थ। रुधिर जो होता है वो एक श्याम तरल पदार्थ होता है। आपको मैं बता दूं, मानव में लगभग 5 लीटर रुधिर पाया जाता है। एक स्वस्थ और वयस्क मानव में लगभग कितना रुधिर पाया जाता है, 5 लीटर रुधिर उसके अंदर पाया जाता है। या हम कह सकते हैं मानव के भार का लगभग 8% क्या पाया जाता है, रुधिर पाया जाता है। मानव के शरीर का भार का, मानव के शरीर का भार का कितना रुधिर पाया जाता है, 8% पाया जाता है। मानव के शरीर के भार का 8% रुधिर पाया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का भार कितना है, 40 किलो है, मैं आपको बताऊं, किसी व्यक्ति का भार 40 किलो है। तो देखिए 8/100 मैंने बताया कि उसके भार का कितना परसेंट होता है, 8%, ठीक है, इंटू 40, इसका मतलब होगा यहाँ पर 3 लीटर 200 मिलीलीटर क्या होगा, उसका रक्त होगा, ठीक है। तो आपको बता दिया है कि उसके अंदर रक्त कितना होता है, 5 लीटर होता है, या उसके भार का कितना होता है, 8% रुधिर उनके अंदर क्या है, पाया। देखिए रुधिर जो होता है वो मुख्य रूप से 2 कंपोनेंटों से, 2 घटकों से मिलकर के बना होता है। रुधिर मुख्यतः 2 घटकों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। या हम कह सकते हैं कि रुधिर का रासायनिक संगठन के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। रुधिर के रासायनिक संगठन के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। देखिए 2 भाग कौन कौन से होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा, और दूसरा होता है ब्लड कार्पस। ब्लड कार्पस जिनको बोलते हैं रुधिर कणिका। रुधिर का रासायनिक संगठन के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 क्या होता है, ब्लड कार्पस के नाम से नाम, ठीक है। आपको मैं बता दूं मानव के रुधिर के आयतन का, ठीक है, या हम बोल सकते हैं रुधिर के आयतन का लगभग, ठीक है, 55% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है रुधिर के आयतन का। हमने मान लीजिए किसी व्यक्ति का टेस्ट ट्यूब में ये हमने क्या लिया, रुधिर लिया, ठीक है, 100 ml रुधिर लिया हमने। तो इस 100 ml रुधिर में 55% ये ऊपर की तरफ जो हल्का पीले रंग का, यहाँ पर ऊपर की तरफ जो होगा वो प्लाज्मा होगा। हल्का पीले रंग का जो पदार्थ होगा वो कौन होगा, हल्का पीले रंग का जो पदार्थ होगा वो प्लाज्मा होगा, ठीक है। और ये कैसा होता है, एक क्षारीय तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा कैसा पदार्थ होता है, एक क्षारीय पदार्थ होता है। और रुधिर के आयतन का मैंने आपको बताया, कुल रुधिर के आयतन का 55% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। तो प्लाज्मा कितना पाया जाता है, 55% पाया। और जहां पर क्या पाए जाते हैं, नीचे ये जो आपको मैंने दिखाया ये वाला भाग, इसको बोलते हैं रुधिर कणिका। क्या बोलते हैं, रुधिर कणिका कहते हैं। और रुधिर कणिका की मात्रा जो होती है या आयतन होता है वो कितना परसेंट होता है, 45%। तो मैंने आपको बोला रुधिर के आयतन का 55% प्लाज्मा पाया जाता है और 45% क्या पाया जाता है, रुधिर कणिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रुधिर कणिका पाई जाती है। यहां तक आपको समझ आ गया।
देखिए प्लाज्मा का जो 55% आयतन होता है, इसका आपको बता दूं 90% इसमें क्या पाया जाता है। ठीक है, इसका 90% प्लाज्मा का 90% क्या पाया जाता है, यानी कि प्लाज्मा में 90% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। प्लाज्मा में 90% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। क्लियर बात हो गई आपको। दूसरा क्या पाया जाता है, इनके अंदर 10% क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक घुलित पदार्थ या कोलाइडल अवस्था में क्या पाया जाता है, पदार्थ का। यानी कि प्लाज्मा का 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो घुलित अवस्था में हो सकते हैं या कोलाइडल अवस्था के रूप में क्या है, पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं इसकी अगर बात करें, ठीक है, तो इस 10% में इसमें 7 से लेकर के 8%, ठीक है, इन कार्बनिक पदार्थों में की अगर बात करें स्पेसिफिक, तो इस कार्बनिक पदार्थ का 10% में से 7 से लेकर के 8% क्या पाई जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। तो प्लाज्मा प्रोटीन इसके अंदर क्या है, पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है, 7 से लेकर के 8% प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, पाई जाती है। ठीक है, और शेष इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। लगभग 2 से लेकर के 3% अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे आपको बात करें तो इनऑर्गेनिक परसेंट की मात्रा आपकी बुकों में मोस्टली जो दी गई है वो 0.9% दी गई आपके अकॉर्डिंग टू योर आरपीएससी बुक। तो 0.9% अकार्बनिक पदार्थ पाए, परंतु अदर बुक के अनुसार मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कितना परसेंट पाया जाता है, 2 से लेकर के 3% पाया। और अकार्बनिक पदार्थों में भी मुख्यतः कौन सा पदार्थ पाया जाता है, यहाँ पर सोडियम आयन पाया जाता है। कौन सा आयन पाया जाता है, सोडियम आयन क्या है, प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो प्लाज्मा में अकार्बनिक पदार्थ के रूप में प्रमुखता से सोडियम आयन क्या है, पाया जाता है। ये हमने आपसे बात की है प्लाज्मा के बारे में। कल हम आपसे रुधिर कणिकाओं के बारे में बात करें, परंतु इसका एक फ्लो डायग्राम आपको हम दिखाने जा रहे हैं। कौन सा डायग्राम बताने जा रहे हैं, फ्लो चार्ट के रूप में आपको बताने जा रहे हैं, जिससे हम जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको इसको पढ़ने में थोड़ी सी सुविधा मिलेगी। आपको बता दें रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है। ब्लड कार्पस कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। There are 3 types of blood corpus. First one is RBC, जिसको बोलते हैं लाल रुधिर कणिका, इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड कार्पस। रेड ब्लड कार्पस इसे न बोले तो इसका एक दूसरा नाम है, इसे इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। इरिथ्रोसाइट के नाम से इसे जाना जाता है। इरिथ्रो का अर्थ होता है रेड, साइट का अर्थ होता है कार्पल। ठीक है, रेड ब्लड कार्पस के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। तो आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट, दूसरी का नाम है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, जिससे हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। ठीक है, देखिए डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है व्हाइट ब्लड कार्पस। ठीक है, व्हाइट ब्लड कार्पस, या इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। ठीक है, और तीसरी जो प्रकार की होती है उसका नाम मैं आपको बता रहा हूं, ब्लड। ठीक है, यानी कि उन्हें बिम्बाणु के नाम से जाना जाता है, डिस्कोइड के नाम से जाना जाता है, या उन्हें रक्त प्लेटलेट के नाम से क्या है, जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, प्लेटलेट के नाम से क्या है, जाना जाता है। प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है, या इन्हें बिम्बाणु के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। देखो इनके भी प्रकार आपको बता देता हूं जब हम आपको पढ़ाएंगे इनके बारे में। एक सूत्र याद रखना आरबीसी के लिए। ठीक है, अलवर के अंदर एक कॉलोनी है जिसका नाम है एनईबी। एन का अर्थ होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। ठीक है, ई का अर्थ होता है इओसिनोफिल।
और तीसरा होता है बेसियोफिल के नाम से क्या है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बेसियोफिल के नाम से उन्हें क्या है जाना जाता है। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और तीसरे प्रकार की जो होती है वो बेसियोफिल के नाम से जानी जाती है। तो ये कितने प्रकार की हो गई? मैं गलत बता गया हूं आपको, एक बार फिर दोबारा सुनिए। देखिए आरबीसी का कोई प्रकार नहीं होता है, सॉरी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। यहां भी इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से आपको बताना चाहूंगा कि डब्ल्यूबीसी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं कणिकीय, सॉरी कणिकीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेनुलर, और दूसरे को बोलते हैं अकणिकीय, जिसको बोलते हैं नॉन ग्रेन्युलर, ठीक है। देखिए डब्ल्यूबीसी का लगभग 65% कौन सा होता है? कणिकीय होता है। कणिकीय कितना परसेंट होता है? 65% होता है। और अकणिकीय कितना परसेंट होता है? 35% होता है। आपको एक बार फिर दोबारा बता रहा हूं, आरबीसी और प्लेटलेट्स के कोई प्रकार नहीं होता है, केवल डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार होते हैं। डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार के होते हैं, एक कणिकीय और दूसरे होते हैं अकणिकीय। कणिकीय जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो कुल डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट होता है? 65% होता है। अकणिकीय डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो कुल डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? 65% होता है। कणिकीय डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, जिसका सूत्र मैंने आपको बताया NEB कॉलोनी। एन का अर्थ होता है न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसियोफिल के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं कणिकीय का 62% यानी कि न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं, 2.5% इयोसिनोफिल्स पाए जाते हैं और 0.5% क्या पाया जाता है? बेसियोफिल्स पाए जाते हैं। 62 और 2.5 64 और 0.5 65% हो गया आपका कणिकीय। अकणिकीय जो होता है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अकणिकीय कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला हो गया मोनोसाइट, ये कितने होती है? 5% होती है। मैंने आपको बताया अकणिकीय डब्ल्यूबीसी जो होती है वो कुल डब्ल्यूबीसी की कितने परसेंट होती है? 35%, ठीक है। और अकणिकीय डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होते हैं, एक मोनोसाइट और मोनोसाइट। अकणिकीय डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट होती है? 5% होती है। और दूसरे होते हैं ल्यूकोसाइट, और इसकी मात्रा कितनी होती है? 30%, ठीक है। इसको हम लिम्फोसाइट बोले तो वो ज्यादा उचित रहेगा, मोनोसाइट, और इसको क्या बोलेंगे? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है वो कुल डब्ल्यूबीसी की कितने परसेंट होती है? 30%, ठीक है। ये हमने आपको रुधिर के रासायनिक संगठन का एक फ्लो चार्ट आपको बता दिया। इन पर केवल हमने जो आज आपकी चर्चा की है वो केवल प्लाज्मा पे की। आपको बताया रुधिर का रासायनिक संगठन के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिका, ठीक है। प्लाज्मा के बाद हमने आपको बताया रुधिर कणिकाएं जो होते हैं वो 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी और प्लेटलेट्स के कोई भाग नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी होते हैं, उसके 2 भाग होते हैं, एक कणिकीय और दूसरी अकणिकीय। कुल डब्ल्यूबीसी का 65% कणिकीय होता है और कुल डब्ल्यूबीसी का 35% क्या होता है? अकणिकीय प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। कणिकीय जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसियोफिल्स। इयोसिनोफिल कणिकीय डब्ल्यूबीसी का 62% होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकीय डब्ल्यूबीसी का 62% होती है। इयोसिनोफिल्स कणिकीय डब्ल्यूबीसी का 2.5%, 2.5% होता है। और बेसियोफिल्स जो होते हैं वो कणिकीय डब्ल्यूबीसी का 0.5% होता है। अकणिकीय डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होते हैं वो 5% होती है अकणिकीय डब्ल्यूबीसी का, और लिम्फोसाइट जो होती है वो कितने परसेंट होती है? 30%। टोटल मिलाकर के 35% है, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर समाप्त हुई, ठीक है। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना एंड बी सेफ एट योर होम। थैंक यू वेरी मच।